नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार 11 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले राजधानी लखनऊ में राजनीतिक हलचलें तेज रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के नवीकृत प्रवेश द्वार, सभा मंडप, कक्ष संख्या 15 का लोकार्पण किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मंत्री ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मौना भी मौजूद रही। इसके बाद विधानसभा के कक्ष संख्या 15 में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए और सत्र को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर सत्र की खास बात यह है कि विधानसभा में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाठशाला भी लगाई जाएगी। विधायक अब अपने कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल करना सीखेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने सत्र के समय को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने सत्र को 11 और 12 अगस्त को भी 24 घंटे चलाने की मांग की है। सपा ने ऐलान किया कि उनके विधायक आज विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करेंगे। सपा का कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं पर चर्चा से बच रही है। आगे सुनिए। 11 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। आज कार्य मंत्रिमंडल समिति की बैठक थी। हम लोगों ने उसमें ये मांग करी कि विधानसभा का सत्र का कार्य दिवस बढ़ाया जाए। पूरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का प्रदेश है। विभिन्न समस्याओं से जनता परेशान है और 3-4 दिन के अंदर सभी समस्याएं उठना संभव नहीं है, लेकिन सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को छोटा करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। कई गांव, कई इलाके पूरी बाढ़ में डूबे हुए हैं। कोई बाढ़ राहत काम नहीं चल रहा है और जब हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ पर चर्चा हो तो सरकार चर्चा से बचना चाहती है। उत्तर प्रदेश के 5000 प्राइमरी पाठशालाएँ बंद कर दी गई हैं और जब हम लोगों ने PDF पाठशाला शुरू करी, तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज शराब की दुकानें खुल रही हैं और स्कूल बंद होने का काम हो रहा है। सरकार जो है लगातार महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इन सब मुद्दों पर हम चाहते चर्चा हो। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। बीमार लोगों को न दवा मिल रही है, न इलाज हो रहा है, न जांच हो रही है और सरकार इस पर चर्चा भी कराना नहीं चाहती है और इसीलिए हाउस को बहुत छोटा करने का काम किया गया है। ये सरकार 2027 तक की मेहमान है और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा सरकार 2040 तक का जो है वो विजन लेकर के आ रही है। तो इनके सारे वादे कौल कल्पित हैं, इनकी सारी घोषणाएं झूठी हैं। सब काम केवल कागजों पर हो रहा है, ज़मीनों पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जनता में बहुत नाराज़गी व्याप्त है। भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है और इसीलिए लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं। अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। सरकार की कोई हनक नहीं रह गई है और अब जनता इस सरकार को बदलना चाहती है और भाजपा की सरकार विधानसभा के इतने बड़े मंच पर भी हम लोगों को बोलने का अधिकार देने से वंचित करना चाहती है। हम लोग इसके विरोध में कल चौचर से प्रतिमा पर धरना भी देने का काम करेंगे और हाउस में ताकत के साथ अपने मुद्दों को उठाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने से पहले राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा विधायकों ने सरकार के विपक्ष की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है।
सपा का कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं पर चर्चा से बच रही है। साथ ही उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने जाने की मांग की है। 13 अगस्त को होने वाले 24 घंटे सत्र की टार्च पर सपा चाहती है कि 11 और 12 अगस्त को भी विधानसभा 24 घंटे चले। सपा ने ऐलान किया है कि वह विधानसभा के अंदर और बाहर जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। देखना होगा कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। हमारे पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। पीडीए पाठशाला चलाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने के लिए ये पीडीए पाठशाला लेकर आए हैं, तो देखें और सीखें और समझें कि गरीब के बच्चों को पढ़ाना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर पीडीए पाठशाला में एक और अखिलेश स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या है आपकी मांग और क्यों? हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं मिलते हैं, कहीं उसमें तेल नहीं रहते हैं, कहीं कोई ड्राइवर नहीं रहता है, और दवाएं लोगों को अच्छी तरीके से जो मिलनी चाहिए नहीं मिलती। लोग बाहर की दवा करते हैं और अपना टेस्ट भी कराते हैं। किसानों के लिए राहत भरी खबर। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजस्थान के झुंझुनू में एक दिवसीय दौरे पर है, जहां वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के करीब 30 लाख किसानों को 3,200 करोड़ रुपए की बीमा राशि का डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़, छत्तीसगढ़ को 150 करोड़ और अन्य राज्यों को 773 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। लाखों किसान वर्चुअल माध्यम से भी इस समारोह से जुड़े। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में फसल बीमा योजना के किसानों को सशक्त सुरक्षा कवच दिया है। तो आगे सुनिए। आज राजनाथ जी पधारे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आए। पहलगांव में पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष बहन और भाइयों नागरिकों को गोलियों से भून दिया गया था। पत्नी के सामने पति को गोली मारी गई थी। बच्चों के सामने पिता को उड़ा दिया गया था। धर्म पूछ पूछ के मारा गया था और कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया था कि दुनिया के दूसरे छोर तक हम इनका पीछा करेंगे और ऐसा दंड देंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। और वह ऑपरेशन सिंदूर चला। राजनाथ जी, हमें सेना के शौर्य और पराक्रम पर भाई साहब गर्व है, और जैसा नेतृत्व आपने प्रदान किया भाई साहब, आपका अभिनंदन है। भारत ने बैठे बैठे 21 मिनट के अंतर्गत 21 मिनट के अंदर आतंकवादियों के सारे अड्डों पर सटीक निशाना लगा के उनको कब्रगाह में परिवर्तित कर दिया। उन्हें हमारे 26 भाइयों को मारा था। सैकड़ों आतंकवादियों के आकाओं के लाशों के ढेर लगा दिए गए, लेकिन मारा आतंकवादियों के आकाओं को, नागरिकों को नहीं। सेना पर निशाना नहीं साधा। भारत ने पहले ही कह दिया था मोदी जी के नेतृत्व में, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब पाक की फौज ने हरकत की
तो रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के ड्रोन खिलौने की तरह गिरा दिए गए। एयरबेस को गड्ढों में बदलने का काम हमारी वीर सेनाओं ने किया और हालत यह हो गई कि 2 दिन में पाकिस्तान हाथ जोड़ के आ गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, बात करो बात करो बात करो। और कोई तीसरा नहीं था, सीधे पाकिस्तान ने बात की और उस बात पर भारत ने तो अनादिकाल से शरण में कोई आ जाए तो शरण देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, वो लोग जो निर्दोष मारे गए थे, उनके परिजनों ने कहा था कि इन आतंकवादियों को सीधे सिर में गोली मारना। और आज ये कहते हुए गर्व है कि ढूंढ के कश्मीर की सरजमी पर ही सीधे सिर में गोली मार के उनको ढेर करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। आज भारत के शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा है। और राजनाथ जी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए, इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, उनका वंदन कीजिए। हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप पर, आपके नेतृत्व में सीमाओं पर खड़ी सेना के रहते हुए भारत सर्वथा सुरक्षित है। मेरे किसान भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दुनिया से आंखों में आंख मिला के बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, कोई समझौता ऐसा नहीं होगा जो हमारे देश के हित में ना हो। राष्ट्र हित सर्वोपरि। दुनिया के किसी देश से भी अगर कोई समझौता होगा तो देश के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे किसान 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 2.5 एकड़ के, 3 एकड़ के, अगर बाजार हमने किसी देश के लिए खोल दिया और वहां से भारी मात्रा में सस्ता अनाज आ गया तो हमारे किसानों का क्या होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। किसानों के, मछुआरों के, पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे और इसलिए ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। किसान भाइयों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने आह्वान किया हम सबको, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि देश को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें, स्वदेशी को अपनाएं। हम घर में जो सामान लेके आते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान, तेलों का, साबुनों, शैम्पू हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, वो कोई भी सामान खरीदेंगे तो अपने देश का बना हुआ सामान खरीदेंगे। 144 करोड़ भारतवासियों का देश अगर स्वदेशी अपनाना शुरू कर दे तो हमारी व्यवस्था और मजबूत, अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी और इसी को देश के लिए जीना कहते हैं। तकनीक और पारदर्शिता इस योजना की बड़ी ताकत है। किसानों
को समय पर क्लेम राशि मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी योजना की सफलता की सराहना की और कहा कि यह किसानों की समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम है। फसल बीमा योजना के जरिए सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि किसानों के हित सर्वोपरि है। फिलहाल किसानों को राहत देने वाली यह बड़ी पहल मानी जा रही है। आगे सुनिए। और भारत सरकार में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको जानकारी दी है कि आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है बहनों भाइयों, ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस क्षेत्र का तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग में काम करता था अध्यक्ष के रूप में, उस समय हमारे श्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश का यूथ विंग का काम करते थे। बहुत ही पुराना रिश्ता हमारा शिवराज सिंह जी चौहान जी के साथ भी है। मध्य प्रदेश में बराबर आने जाने का सिलसिला लगातार पिछले 25-30 वर्षों से बना रहा है। और मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश को लोग मेहमान नवाजी के मामले में बेजोड़ हैं। और यहां के लोगों का ऐसा मधुर व्यवहार रहता है, कोई भी आए मध्य प्रदेश वासियों के व्यवहार से बिना प्रभावित हुए नहीं जा सकता है। यह भी मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी विशेषता है। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो भी विकास को गति यहां पर श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में दी थी, बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं कुशी कुशलता और तेजी के साथ हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान की जो एक लंबी विरासत थी, 18 वर्षों की थी ना, 18 वर्षों की, 18 वर्षों की विरासत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक में चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी द्वारा लगाए गए दोहरी वोटिंग के आरोपों के संबंध में भेजा गया है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि वे सुकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 2 बार मतदान करने के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें। वही इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटिस उसी दिन जारी कर दिया गया था जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है, केवल सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। प्रहलाद जोशी ने आरोपों को झूठा और निराधार बताया है और राहुल गांधी से दस्तावेजी सबूत मांगे हैं। अब निगाह उस पर है कि विपक्ष के नेता इसका क्या जवाब देते हैं। First of all, Chief Electoral Officer of Karnataka has given him notice on the same day when the press conference was on. During that time itself, he gave a notice saying that you have to reply
to these things, and you should in such a format, such a format, you have to file the complaint with an oath. This was exactly the wording of the Chief Electoral Officer of Karnataka. But Rahul Gandhi, as usual, it is a hit and run case. He did not file any complaint. And ये बहाना किया गया कि सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए पुलिस ने एडवाइस किया है. मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उस दिन तो सिक्योरिटी का कुछ इशू है, तो व्हाट एडवाइस police commissioner of Bangalore city has given? What is the documentary proof for that? Whether have you first informed that you would intend to go there? Have you in writing communicated to the Bangalore police that you wanted to go? Which nothing happened. But falsely it was claimed that police commissioner has advised not to visit because of the security reasons. It is just 250 meters in 3 or 4 minutes walk from the Freedom Park. That is one point. Now, ED has given a notice about the double voting. EC has given for the voting दो बार वोट किया है, ऐसे इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया है. तो इसीलिए नाउ EC has given him a notice, whereas whatever has been now at public domain, it is clearly shows that the claim of Mr. Rahul Gandhi is totally false. It is bogus. But in spite of that, Chief Electoral Officer has given a notice to him. Now, if at all whatever he has said, if he believes that it is true and fact, then he should immediately, whatever document is being asked by the Chief Electoral Officer of Karnataka, that he should place before it. Otherwise, whatever he has said in those 2 hours press conference and 2 hour dharna, that's all. We have to come to a conclusion that it is a bogus. Sir, do you demand legal action against? First of all, let him say what he wants to say. Whether he will give the document or not, let us see. After that, I will declare. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्रीकरण और किफायती इलाज की आवश्यकता पर एक बार फिर जोर दिया है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि आज चिकित्सा सेवाएं केंद्रीकृत होती जा रही है, जो आम लोगों के लिए महंगी और कठिन होती जा रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज सेवा की भावना से चलनी चाहिए, न कि सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से. भागवत ने शिक्षा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले देश में करीब 70,000 शिक्षा केंद्र समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध थे, लेकिन आज गुणवत्ता की तलाश में छात्र दूर दूर जाते हैं. स्वास्थ्य सेवाओं के साथ भी यही हो रहा है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में कैंसर का विशेष इलाज कराने वाले कुछ ही केंद्र हैं. ऐसे में मरीजों का इलाज, ठहरने और यात्रा का भारी खर्च उठाना पड़ता है. मोहन भागवत का मानना है कि सेवा और समाज कल्याण की भावना से ही इस समस्या का समाधान संभव है. केंद्रित नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए. सुनिए. और आवश्यकता तो बन गई, तो ऐसी चिकित्सा चाहिए समाज को, जो सहज सुलभ हो. इसलिए अधिक जगह होनी चाहिए. व्यापारीकरण के कारण केंद्रीकरण भी होता है. कारपोरेट का जमाना है तो शिक्षा का हब बन जाता है. पहले एक एक प्रांत में 70,000 शिक्षा के केंद्र रहते थे.
वहाँ सब प्रकार के लोग अपने बच्चों को भेजते थे और उनको शिक्षा मिलती थी। ब्यूटीफुल ट्री नाम की किताब है, धर्मपाल जी ने लिखी है, उसमें सारा ब्यौरा है। अब शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, छात्रों को दूर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि केंद्रित हो गया। स्वास्थ्य का भी ऐसे ही है, अच्छी चिकित्सा पानी है तो कहाँ जाना, शहरों में जाना। बहुत अच्छी पानी है कैंसर के लिए तो भारत में एक 8-10 शहर है जिसमें जाना पड़ता है। तो चिकित्सा का खर्चा अलग, रहने का खर्चा अलग, वहां आने जाने का खर्चा अलग। एक बीमारी है कैंसर जैसी, परिवार का क्या होगा, चिंता की बीमारी दूसरी, परिवार के सामने एक प्रश्न चिन्ह, हमारा क्या होगा। कि कई बातें हो जाती हैं और इसलिए सहज और सुलभ चिकित्सा और कम खर्चे वाली चिकित्सा चाहिए। इसका उपाय क्या है? मूल उपाय तो ये है कि सेवा भावना से ये सब करना। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।